आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आइए नज़र डालते हैं आज की सबसे शॉकिंग और धमाकेदार आलमी खबरों पर। अगर नेतन्याहू ने गजा डील बिगाड़ी तो ट्रंप उसे सजा देंगे। अमेरिकी अधिकारी की धमकी से इजराइल में मचा भूचाल। हमास का बड़ा बयान, कहा सभी फिलिस्तीनी गुटों के साथ राष्ट्रीय संवाद के लिए है पूरी तरीके से तैयार। एकता की नई कोशिश शुरू। इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री की जबान फिसली। सऊदी अरब पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, अब माफी मांगकर हट रहा है पीछे। उत्तर कोरिया का दावा, 2 हाइपरसोनिक हथियारों का यानी मिसाइलों का सफल परीक्षण। अमेरिका और साउथ कोरिया में खलबली मची। सीरिया के इदलिब में हिंसक भिड़त, फ्रांसीसी लड़ाकों और सरकारी फोर्सेस के बीच जबरदस्त टकराव, पूरा कैंप बना जंग का मैदान। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। अमेरिका ने अब सीधे सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त चेतावनी देनी शुरू कर दी है। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने इजराइल और हमास के बीच चल रही सीज़फायर समझौतों को बिगाड़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इसमें गुस्से में आ जाएंगे। नेतन्याहू के लिए यहाँ पर हालात बहुत मुश्किल कर देने वाले हैं। ये बात इजराइल के चैनल 12 पर बताई गई है, जहां अमेरिकी पत्रकार बराक राविद ने खुलासा किया है कि उस अधिकारी ने कहा नेतन्याहू बहुत पतली रस्सी पर चल रहे हैं। अगर उन्होंने ये सौदा बिगाड़ा तो ट्रंप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो इजराइल के दौरे पर थे, वो भी तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि इजराइल की संसद यानी केनेस्ट ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को जोड़ने से जुड़े 2 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इससे काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। तेल अवीव एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले वेंस ने कहा कि अगर ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले से निजी तौर पर आपत्ति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू को पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी कि अगर ऐसा वोट हुआ तो अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत तीखी होने वाली है, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे, और ठीक उसी समय नेतन्याहू की सरकार ने ये वोट करवा दिया। जब अमेरिका दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है, तब लगता है नेतन्याहू मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर ये समझौता टूटा तो ट्रंप इस बार सख्त एक्शन ले सकते हैं। हमास ने ऐलान किया है कि वो अब सभी फिलिस्तीनी गुटों के साथ कौमी बातचीत यानी राष्ट्रीय संवाद मतलब डायलॉग शुरू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब हमास, फतह और बाकी फिलिस्तीनी दल एक साथ बैठकर देश की आगे की रणनीति पर बात करेंगे। दरअसल ये ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब काहिरा में हमास और फतह के नेताओं की मुलाकात चल रही है। इस बैठक में मिस्र की सरकार बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रही है ताकि गजा सीज़फायर समझौते के दूसरे चरण और गजा के भविष्य पर बात आगे बढ़ सके। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम खुले दिल और बड़े हुए हाथों के साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी और बाकी राष्ट्रीय ताकतों से बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी देश की एक अहम संस्था है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कासिम ने कहा, अब वक्त है कि सब लोग अपने अपने राजनीतिक हित छोड़कर देश के हित को प्राथमिकता दें। उन्होंने चेतावनी दी कि यह दौर सिर्फ हमास के लिए नहीं बल्कि पूरे फिलिस्तीनी लोगों, गजा और वेस्ट बैंक दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि हमास पूरी तरह से गजा सीज़फायर एग्रीमेंट को लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और उन्होंने मध्यस्थ देशों से कहा कि वो इजराइल पर दबाव डाले ताकि वो भी समझौते की शर्तों का सही से पालन कर सके। कासिम ने बताया कि हमास लगातार बैठकों में व्यस्त है और मैदान में कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि समझौते की पहली फेज पूरी हो सके। उनके मुताबिक हमास को तुर्की, मिस्र और कतर और अमेरिका की तरफ से साफ आश्वासन मिल चुका है कि जंग अब ख़त्म हो चुकी है और इस समझौते की पूरी तरह अमलदारी की ही इसका अंत मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमास ने पहला चरण पूरा कर लिया है, जिसमें जिंदा कैदियों और कुछ शवों को सौंपना शामिल था,
और अब दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। इस फेज में और भी जटिल और बड़े मुद्दे शामिल हैं जिन पर मध्यस्थों के साथ विस्तार से चर्चा करनी होगी। कासिम ने दोबारा से दोहराया कि हमास का असली मकसद गजा पर चल रही जंग को पूरी तरह और हमेशा के लिए ख़त्म करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल अभी भी समझौते की कई शर्तें तोड़ रहा है। अब तक 90 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और रफा बॉर्डर क्रॉसिंग अभी भी बंद है, जिसकी वजह से ज़रूरी मदद गजा तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल मानवीय हालात का इस्तेमाल हमेशा से राजनीतिक सौदेबाजी के लिए करता आया है और अब समय आ गया है कि दुनिया इसमें दखल दे ताकि गजा में लोग भूख और तकलीफ से बच सकें। वैसे बता दूं कि ट्रंप के 20 पॉइंट वाले गजा सीज़फायर प्लान का पहला चरण 10 अक्टूबर को लागू हुआ था, जिसमें इजरायली बंदियों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गजा का पुनर्निर्माण और भविष्य में हमास के बिना एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की योजना शामिल थी। मतलब साफ है कि अब हमास बातचीत के जरिए अपने लिए एक स्थायी राजनीतिक रास्ता तलाश करता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये बातचीत कामयाब रही तो शायद गजा में लंबे समय बाद सच्ची शांति की शुरुआत हो सकेगी। इजराइल के कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने भी सऊदी अरब के खिलाफ जो अपमानजनक बयान दिया था, अब उसने वापस ले लिया है। स्मोट्रिच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, सऊदी अरब के बारे में मेरा बयान बिल्कुल अनुचित था और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मुझे अफसोस है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि वो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यहूदी लोगों के ऐतिहासिक इलाकों यहूदा और समारिया यानी वेस्ट बैंक पर हमारे अधिकारों को नकारा नहीं जा सकेगा। अब ज़रा समझो कि असल मामला इसमें क्या है। दरअसल स्मोट्रिच ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बदले फिलिस्तीनी देश की मांग करता है तो धन्यवाद, लेकिन नहीं चाहिए तो मौत इस्तकबाल है उसका। उन्होंने बहुत तंज भरे लहजे में कहा था कि सऊदी अरब में लोग रेगिस्तान में ऊंट चराते रहें और हम इजराइल में अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और देश को आगे बढ़ाते रहें। ये बयान सोशल मीडिया पर आते ही जमकर वायरल हो गया और इजराइल के अंदर ही इसका बहुत बुरी तरीके से विरोध शुरू हो गया। सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इजराइल की विपक्षी पार्टियां स्मोट्रिच पर टूट पड़ी हैं। यार लापिद जो येश अतीद पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है, हमारे सऊदी अरब और मध्य पूर्व के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि स्मोट्रिच पूरे इजराइल का प्रतिनिधित्व नहीं करते, उन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं बैनी गेट्स जो ब्लू एंड वाइट पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है स्मोट्रिच के बयान से साफ झलकता है कि उन्हें अपने पद और जिम्मेदारी की कोई समझ बिल्कुल भी नहीं है। वैसे स्मोट्रिच का पुराना रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। वह हमेशा से वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार और फिलिस्तीनी इलाकों के अधिग्रहण यानी एनेक्सेशन के पक्ष में रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो संभावित समझौते की बातचीत चल रही थी उस पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि रियाद बार बार साफ कह चुका है कि जब तक फिलिस्तीनी देश को मान्यता नहीं दी जाती तब तक इजराइल से कोई सामान्य संबंध नहीं होंगे। मतलब सीधी बात है, स्मोट्रिच ने पहले ऊंट वाला बयान देकर सऊदी अरब को नाराज कर दिया, फिर माफ़ी मांगकर मामला संभालने की कोशिश की है, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका है। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने फिर दुनिया को हिला कर रख दिया है। उसने खुद पुष्टि की है कि बुधवार को उसने एक हाइपरसोनिक पावर वेपन यानी मिसाइल, अत्याधुनिक तेज रफ्तार मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। नॉर्थ कोरिया इसे अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक ये टेस्ट देश की मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और इसे वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद देखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स प्योंगयांग शहर के क्योरफो जिले से छोड़े गए और उत्तर हमग्यांग प्रांत के क्वेंसांग पीक पर बने निशाने पर सटीकता से लगे।
साउथ कोरिया की सेना ने भी इसकी पुष्टि की है कि बुधवार को नॉर्थ कोरिया ने ईट-सी की और कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इस टेस्ट को नॉर्थ कोरिया के ताकतवर नेता पाक जोंग चोंग ने सुपरवाइज किया है। उन्होंने कहा है कि ये नया हथियार सिस्टम उनके देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने और दुश्मनों के खिलाफ रणनीतिक रोकथाम को और प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस टेस्ट के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों में हड़कंप मच गया है। अमेरिका की सेना ने बताया, एक बयान जारी करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया की यह हरकत अवैध और अस्थिर करने वाली है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान पूरी तरीके से इस बात पर है कि वे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर साउथ कोरिया के साथ अपने गठबंधन को अटूट बताया है। आपको याद दिला दें कि साउथ कोरिया में लगभग 28,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो हर हाल में इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नॉर्थ कोरिया का यह हाइपरसोनिक टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि वो किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टेस्ट एशिया में तनाव को और बढ़ा देगा और दुनिया को एक नई ठंडी जंग यानी कोल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा। इसी हफ्ते उत्तरी सीरिया के इदलिब प्रांत में सीरियाई सरकारी बलों और विदेशी इस्लामिक लड़ाकों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं। ये लड़ाके इस कैंप में ठहरे थे जिसकी अगुवाई एक फ्रांसीसी आतंकी ओमर दियाबी कर रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांटेड है। ये झड़प ऐसे वक्त पर हुई हैं जब सीरिया की अंतरिम सरकार यह तय करने की कोशिश कर रही है कि देश में मौजूद हजारों विदेशी इस्लामिक लड़ाकों का क्या किया जाए। पिछले साल लगभग 14 साल पहले लंबे गृह युद्ध के बाद जब बशर अल असद की सरकार को खाड़ फेंका गया, तो इन विदेशी लड़ाकों ने स्थानीय विद्रोही गुटों का साथ दिया था। लेकिन अब जब नई सीरियाई सरकार पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है, तो ये विदेशी लड़ाके उसके लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इदलिब के पास अल फरदान कैंप, जहां ये झड़पें हुई हैं, वहाँ मुख्य रूप से फ्रांसीसी और फ्रेंच बोलने वाले लड़ाके और उनके परिवार रहते हैं। सीरियाई गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि सुरक्षा बलों ने कैंप को घेर लिया था क्योंकि आसपास के लोगों ने शिकायत की थी कि एक फ्रांसीसी नागरिक ओमर दियाबी की अगुवाई में सशस्त्र लोगों ने गंभीर अपराध किए हैं, जिनमें एक लड़की का अपहरण भी शामिल है। जब सुरक्षा बलों ने दियाबी को सरेंडर करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। मंत्रालय के अनुसार दियाबी ने खुद को कैंप में बंद कर लिया, लोगों को बाहर निकलने से रोक दिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे इलाके में दहशत फैल गई। सारी ग्लोबल नाम के एक सुरक्षा विश्लेषण केंद्र ने बताया है कि मंगलवार देर रात से ही गोलीबारी और ड्रोन हमले शुरू हो गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि कैंप के अंदर की दीवारें उड़ी हुई हैं, खिड़कियां टूट चुकी हैं और औरतें बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ओमर दियाबी के बेटे जिब्रील ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, यहाँ हमारे साथ औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और अनाथ हैं। जब आप लोग मदद की पुकार लगा रहे थे, दुनिया कहाँ थी, अरब कहाँ थे? तब हम सब कुछ छोड़कर आपकी मदद के लिए आए थे। अब आप ही हम पर बंदूकें तान रहे हैं। इस बीच उज़्बेक लड़ाकों का एक समूह भी कैंप की ओर बढ़ गया ताकि दियाबी की रक्षा की जा सके। हालात इतने गंभीर हो गए कि सीरियाई बलों ने कैंप पर हमला रोक दिया, क्योंकि अगर वहां औरतें या बच्चे मारे जाते तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता था। आखिर दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम हुआ है, जिसके तहत दियाबी ने कैंप के भारी हथियार सौंपने पर सहमति जता दी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था, तो हजारों विदेशी लड़ाके अलग अलग गुटों के साथ इसमें शामिल हुए थे। कुछ ISIS पर चले गए, कुछ विद्रोही गुटों में, और अब कई सीरिया के नए राष्ट्रीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सलाहकार दरीन खलीफा ने कहा कि विदेशी लड़ाके हमेशा से सीरिया के लिए एक बड़ी समस्या रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो पश्चिमी देशों के लिए खतरा है और दूसरी तरफ सीरियाई लोग भी अब उन्हें पसंद नहीं करते हैं। हालांकि नए शासकों के लिए भी उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं है, क्योंकि
अगर ये लोग सेना में शामिल नहीं किए गए तो ये या तो नए शासन के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं या अपने अपने देशों में वापस जाकर और बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं।